जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, सबसे पहले जो कल घटना घटी है उसकी एक फोटो और दो ऑडियो, एक 17 सेकंड का, एक 10 सेकंड का, वो तो हो सकता है आप लोगों ने देख लिया होगा, बहुत सारे ग्रुपों में वायरल हुआ है। उसके अलावा आज उस घटना का एक 5 मिनट 32 सेकंड का एक ऑडियो आया है। जो बंदा वहां ग्राउंड में मौजूद था उसने उस ऑडियो में बताया कि हकीकत में हुआ क्या है। ठीक है, दूसरी तरफ कुछ न्यूज़पेपर में भी ये चीजें छप चुकी हैं और न्यूज़पेपर में जो छपा है हम किसी भी तरह उन चीजों की पुष्टि नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो छापा है वो किसी भी एंगल से इस कहानी को फिट नहीं बैठता है। जैसा कि एक न्यूज में बाकायदा छापा गया है कि एक जेएसयू से को एक मेजर साहब ने 17 राउंड फायर मारे। ठीक है, तो ये जचने वाली चीजें नहीं है। जब भी कोई घटना घटती है तो उस घटना में कहीं ना कहीं अपवाद पैदा होते हैं। शुरुआत में बताया गया था कि एक रिकॉर्डिंग में कि 6 राउंड फायर हुए हैं, फिर दूसरी में 4, फिर बताया गया 6 से 4, और अब न्यूज वाला बता रहा है 17 राउंड। और न्यूज में कुछ कुछ बातें जो बिल्कुल गलत तरीके से बताई गई हैं। जैसे उसमें कहा गया है कि इस घटना के बाद पुलिस आई और मेजर साहब को गिरफ्तार करके ले गई। आपको बता देता हूं कि आर्मी एक्ट 1915 के अंदर अगर आर्मी एरिया के अंदर कोई मर्डर भी हो जाता है या कोई घटना भी घटी होती है और वो दोनों आर्मी पर्सन हो तो उसमें पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर सकती जब तक सेना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी नहीं होती है या सेना खुद हैंड ओवर नहीं करती है। पुलिस एफआईआर तो लिख सकती है लेकिन उस बंदे को गिरफ्तार नहीं कर सकती बगैर सेना के, उनके कमांडिंग ऑफिसर और जो सुपीरियर अधिकारियों के सुपुर्द किए बगैर। तो यहां न्यूज में तो कहा गया है कि भाई एक लैश नायक ने जाकर एफआईआर करवा दी, उसके बाद पुलिस आ गई और बाकी बंदों ने मेजर साहब को पकड़ा उकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस ले गई। तो ये जो नियम कहते हैं उसके अनुसार जो न्यूज में छपा है वो सरासर गलत है। हालांकि हम भी इन चीजों की पुष्टि नहीं करते कि ये हो चुका है, लेकिन नियम के अनुसार अभी उसके ऊपर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चलेगी सेना में। जब सेना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद उसको हैंड ओवर किया जाएगा कि सिविल जेल होती है, डिसमिस फ्रॉम सर्विस होता है, कितना क्या होता है वो सेना तय करती है। पुलिस के पास एफआईआर हुई है तो वो जांच करेगी, सीएमपी भी साथ रहेगी, वो अपनी जांच सिविल के आधार पर चार्जशीट दाखिल करेगी। लेकिन मैं आपको फिर बता देता हूं कि जब भी दोनों ही ये आर्मी पर्सन है, ठीक है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई वो तो डीएससी है, डीएससी को भी सेना का हिस्सा ही माना गया है। वो जो सूबेदार मेजर थे वो रिटायर्ड होकर 4 साल के लिए दोबारा फिर से उन्होंने ज्वाइन किया था। ठीक है, तो वो दोनों ही पर्सन और ये इलाका भी आर्मी रेंज का था। तो यहाँ पुलिस रिपोर्ट लिख सकती है, गिरफ्तार नहीं कर सकती। मैं फिर आपको कह देता हूं जो न्यूज में आया है वो भी मैं आपको बता देता हूं। दूसरी तरफ एक रिकॉर्डिंग में 5 मिनट 32 सेकंड की रिकॉर्डिंग में, वो रिकॉर्डिंग मेरे पास आ चुकी है, जिसमें एक साहब वहां जो चशमदीप था उससे पूछते हैं कि भाई आप उसमें फायरिंग में मौजूद थे? तो वो कहता है कि हाँ साहब मैं मौजूद था और ये घटना मेरे सामने ही घटी है। और उसमें जो बताया जा रहा है उसमें वो बताया जा रहा है 4 से 5 राउंड मारे गए हैं। उसके बाद सेना के सुपीरियर अधिकारी एक एक करके वहां पहुंचे हैं, पुलिस भी आई है, लेकिन मेजर साहब को सेना की कस्टडी में रखा गया है। रिकॉर्डिंग में यह भी बताया जा रहा है कि वो मेजर साहब जो कि 10 नंबर वाले थे, उनका 10 नंबर भरा गया है। उस रिकॉर्डिंग में एक चीज और अहम पॉइंट है कि वहां एक और कोई लेडीज मेजर हैं जिनसे बातों बातों में उन्होंने कहा है कि भाई ये सिस्टम की फेलियर है, सिस्टम में कमी रही है,
कि अगर वो मेजर साहब 10 नंबर थे तो उनको फायरिंग रेंज पर क्यों भेजा गया, वो क्यों फायर कर रहे थे, जबकि 10 नंबर वाले को हथियार अलाउड नहीं है। लेकिन ये हमारी सेना की कमी है, बंदा कैटेगरी है, ऊपर चढ़ा दो जी, चाहे फ्रैक्चर हो चाहे कुछ भी हो, बंदा 10 नंबर है, बोले कोई बात नहीं ड्यूटी देगा, कुछ नहीं होता। बल्कि जो नियम कहता है कि 10 नंबर है तो उसको हथियार की ड्यूटी नहीं दी जा सकती और ना ही हथियार की एक्टिविटी वो करेगा। और अगर यहाँ मेजर साहब 10 नंबर थे तो फिर उन्हें रेंज पे क्यों भेजा गया, क्यों उन्होंने फायरिंग की और क्यों उन्होंने एसएम के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया। दूसरी बड़ी बात उस रिकॉर्डिंग में ये और है कि वो अभी 5 से 10 दिन ही हुए थे अफसर को आए हुए, तो इस 10 दिन के दौरान शायद इतनी बड़ी कोई बात भी नहीं हुई होगी कि 10 दिन के अंदर इतनी बड़ी बात हो जाए कि वो इस तरह उससे खुंदक खा जाए। तो इन सब बातों पर हम पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे। इस रिकॉर्डिंग के अलावा भी मेरे पास 3-4 बंदों के फोन आए थे। सब एक तो फौज में ना जब कोई ग्राउंड में नहीं होता है तो वो कुछ तो जानता है, कुछ उन चीजों को बढ़ाकर इस तरह एक लंगर न्यूज बन जाती है। जैसे कल ही इस घटना के बाद ही वो रिकॉर्डिंग और वो तो मेरे पास आ ही गया था, तो उसके बाद मैंने उससे जिससे पूछा कि भाई आप ये भेज रहे हो, क्या आपने वेरीफाई किया है कि वहाँ जो घटना घटी है ये सत्य है? तो उन्होंने पहले तो कह दिया कि हाँ सर, वो वहाँ एक बंदा है और उसने बताया है कि 5-6 गोली उसने साहब ने मारा है। तो मैंने पूछा भाई अगर मारा है ये बताया होगा तो उसने ये भी बताया होगा पीछे कोई दुश्मनी है उनकी? बोले जी ये तो बताया नहीं। भाई जिसको अगर डीएससी की वहाँ 10 प्लाटून है, छोटा सा एरिया है, एक अपना एमनेशन डिपो है, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि भाई जो एक दूसरे को नहीं जानते हो, और एक सूबेदार मेजर है और 10 प्लाटून के ऊपर उनका अगर वहाँ अधिकारी का कुछ पीछे झगड़ा हुआ हो, कोई बहस हुई हो तो भी सबको पता है। और बहस भी छोटे मोटे कामों की इस तरह चलती रहती है, लेकिन इसमें किसी को मार देना ये भी जायज नहीं है। फिर अगर किसी ने मान लो अगर उसकी बहसबाजी भी है और वो प्लानिंग भी कर रहा है तो सिर में तो एक ही गोली काफी है, सिर में एक ही गोली काफी है, इतनी गोलियां लगाने की जरूरत क्या थी? अगर उसको प्लानिंग के तहत करना था तो एक ही राउंड इस तरह घुमा देता और फायर मिस्टेक हो गई मेरी। तुमको ये आपको पता है? फिर बोला नहीं सर अभी कंफर्म नहीं, मैं कंफर्म करके बताता हूँ। फिर एक और फोन मेरे पास आया, उन्होंने बोला कि सर ये तो कंफर्म है, मेरी बात हुई है। मैं बोला भाई बात हुई है तो बताओ, क्या आपको पता चला कि भाई पीछे कुछ इनकी कोई बहसबाजी थी? बोले ये तो नहीं पता चला। गोलियां कितनी चली हैं? गोली सर 2 चली हैं। कंफर्म बता रहा है। मैं बोले वहां तो कोई न्यूज में 17 बता रहा है, कोई 6 बता रहा है, कोई 4, और आप 2 पे आ रहे हो। और 2 पे भी आ रहे हो तो उसमें जो मेजर साहब वो दोनों एक साथ फायर कर रहे थे, और भी बंदे तस्वीर में खड़े दिखाई दे रहे हैं। वो बोला कि सर 2 ही बंदे फायर कर रहे थे और वो क्या नाम है फायर किया और फिर सीधा उसकी तरफ कर दिया। तो भाई कंफर्म है क्या एक गोली के अलावा हथियार ऑटोमेटिक था या ये पता है आपको? तो उसने बताया हाँ सर AK-47 या कुछ थी और सिंगल शॉट फायर था। तो मैं बोला सिंगल शॉट था तो फिर वो 2 राउंड कैसे निकले? भाई AK-47 था तो उसमें 3 ऑप्शन होते हैं, हो सकता है। मैंने ये भी भाई क्रॉस क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। मैंने कहा ये भी हो सकता है कि मेजर साहब के राइफल में कोई रुकावट आ गई हो और एसएम साहब ने कहा साहब मेरे को दिखाओ, और वो एकदम अपनी तरफ किया और उसका ट्राइगर पे गोली और दबी और निकल गया हो, ब्रस्ट में 4-5 गोलियां निकल गई हो। तो या तो ग्राउंड में मौजूद थे उससे पूछो या मेरे को नंबर दो उसका, बात करेंगे कि घटना क्या हुई है। नंबर देने की बात करते हैं, बोले सर नहीं मेरे से नहीं, किसी दूसरे से हुई थी, मैं उससे नंबर लेके दूंगा, अभी तक नंबर नहीं दिया। ठीक है। एक तीसरे और साहब थे, उन्होंने आज सुबह ही बताया, शायद उन्होंने न्यूज में देख लिया होगा और फोन कर दिया कि साहब ये तो कंफर्म है और उसने 17 गोली मारी हैं। एक बंदे ने मेरे को बताया, बोले वो देख रहा था वहां खड़ा खड़ा ही। तो मैं बोले 17 गोली मारी है, वहां इतने लोग खड़े हैं तो क्या मेजर साहब को पकड़ेंगे नहीं? 17 राउंड फायर करने में, अगर वो भी इंसास राइफल है तो 17 राउंड फायर करने में क्या उधर आसपास में और जो फायरिंग कर रहे हैं और लोग रोकेंगे नहीं? बोले सर कंफर्म नहीं इस चीज का। तो क्या कंफर्म है?
बोले ये कन्फर्म है सर। उसके बाद में एक लैश नायक है जिनका नाम भी बता रहा था, वो वीर सिंह या को लैश नायक वहां से भाग कर गया और सीधा पुलिस स्टेशन में उसने रिपोर्ट लिखा दी और पुलिस आ गई और मेजर साहब को ले गई। मैं बोला ऐसा है कि वहाँ डीएससी में जो भी हैं लगभग पुरुष सैनिक ही जाते हैं, सब परिपक्व हैं, उधर मेजर साहब भी है। कोई भी सैनिक ऐसे तो नहीं है कि उसको हवार वो पुलिस स्टेशन भागेगा। पक्का पहले सीनियर अधिकारियों को खबर करी जाएगी, सीनियर अधिकारी भी आएंगे और अगर एक लैश नायक रिपोर्ट लिखा रहा है तो वो किसी अधिकारी के कहने से पुलिस स्टेशन में जाएगा कि आप जाकर पुलिस को इन्फॉर्म करो, एफआईआर कराओ। यह नहीं कि भागकर अपनी मर्जी से चला जाएगा। और ससमदीप गवाह बनेगा तो वहां पहले उनके पास गवाही देगा, फिर बाद में धीरे धीरे बता दिया कि मैंने तो अखबार में पढ़ा था। तो अखबार वाला कोई वहां ग्राउंड में मौजूद नहीं था कि उसने कह दिया कि भाई 17 गोली लगी हैं और उसने सूबेदार मेजर को जेसीओ लिख दिया, क्योंकि उसको पूर्णतः पता ही नहीं है। नीचे ये भी लिख रहा है कि वहां के जो कमांडर साहब है उन्होंने कहा कि भाई घटना घटी है, इसकी जांच चल रही है। जब जांच ही चल रही है तो ये 17 गोली पुलिस स्टेशन में जाना और मेजर को गिरफ्तार करना ये कहां से आ गया? तो मैं फिर कह रहा हूं कि अभी जो भी चीजें आ रही हैं, ये जो रिकॉर्डिंग आई है 5 मिनट की, इसकी भी हम पूर्णतः पुष्टि नहीं करते, लेकिन मैं आपको पूरी रिकॉर्डिंग बता देता हूं। मैं सुना भी सकता हूं आपको रिकॉर्डिंग, लेकिन मैं सुनाना इसलिए नहीं चाहता कि जोश जोश में किसी ने रिकॉर्डिंग वो वहां प्रेजेंट बंदे ने डाली है और कल इंक्वायरी होगी तो उसकी भी वो बैठ जाएगी और वो तुरंत मुकर जाएगा, साहब मैंने तो ऐसे किसी अपने को बताया था और वो वहां पहुंच गई। फिर भी मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट उस रिकॉर्डिंग को बता देता हूं, उसमें भी कुछ कमियां हैं। मैं चाहता हूं कि आप भी उनको देखें और फिर अपने अपने विचार लिखें। सबसे पहले जैसे एक सूबेदार साहब है जिनसे वहाँ एक जो बंदा तैनात है उससे पूछा जाता है कि भाई आप उस घटना में थे क्या? बोले हाँ सर, हम तो फायरिंग में मैं हमेशा जाता हूँ, उस दिन भी मैं फायरिंग में गया था। तो क्या हुआ था? बोले सर घटना ये हुई थी कि फायरिंग हमारी लगभग कंप्लीट हो चुकी थी, सब चीज हो गया था और एसएम साहब ने कहा कि भाई जाओ फायर कंप्लीट हो गया, पहले आप लोग सभी चाय पकौड़ा जो भी चीजें हैं वो खाओ, उसके बाद अपने क्लोजिंग करेंगे और यहाँ से चलेंगे। बहुत बढ़िया फायर रहा। फिर क्या हुआ कि उसके बाद जब सब लोग चाय पानी के लिए हम निकल रहे थे तो उस समय 25 राउंड बाकी थे। तो 25 राउंड, एक मैगजीन में 20 थे, एक में 5 में। तो मेजर एसएम साहब ने मेजर साहब को कहा कि भाई ये 25 राउंड चलो सर हम कर लेते हैं फायर। तो बोला उस समय वो लोग गए हैं, मेजर साहब ने 20 राउंड वाली राइफल ली है और उन्होंने 5 राउंड की और उनके साथ एक एक केस कलेक्टर चले गए, एक एक जो इंस्पेक्टर के तौर पर जो फोटो में तस्वीर में दिखाए वो पहुंच गए। तो जब ये सूबेदार मेजर साहब ने को किया और 5 राउंड फायर कर दिया, उधर मेजर साहब का उसने जब फायरिंग शुरू की तो उस रिकॉर्डिंग में जो यहाँ हमारे को थोड़ा सा डाउट है कि उसने तो 5 फायर कर दिए जब तक मेजर साहब ने किया नहीं, तो इसके दिमाग में क्या चल रहा था पता नहीं। फिर उसके बाद बोलता है कि उस रिकॉर्डिंग में कि फिर उसके बाद जब उनका फायर हो गया, मेजर साहब ने स्टार्ट किया और स्टार्ट करते ही 2-3 गोली मेजर साहब के सिर में मार दी और फिर मेजर साहब पड़ गया। उसके बाद साहब ने फिर आगे टारगेट पर फायर किया है, मतलब 3 इधर और 17 टारगेट पे मारी है और फिर उसके बाद बोले उसने राइफल फेंक के और वो खड़ा हो गया। रिकॉर्डिंग में फिर साहब पूछता है कि उसके बाद क्या हुआ, तो बाद की भी कहानी वो पॉइंट टू पॉइंट बताता है, लेकिन मैं यहाँ इस कहानी पर डाउट में हूँ और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति ये कहानी बता रहा है वो ये कह रहा है कि भाई हम लोगों को एसएम साहब ने चाय पानी के लिए भेज दिया, हम साइड में जाके चाय पानी पी रहे थे। और वो ये भी बता रहा है कि जब फायर की आवाज़, जैसे 3 फायर उधर लगा, फायर की आवाज़ का मतलब तो है नहीं भाई फायरिंग रेंज में तो फायर की आवाज़ ही आती है, ये तो है कि नॉर्मल इलाके में फायर की आवाज़ आए जब तो चौंक कर बंदा कोई जाएगा भी। लेकिन उसने कहा कि हमें फायर की आवाज़ आई तो हम देखने गए, मतलब वो वहाँ प्रेजेंट नहीं था, इसका मतलब वो वहाँ फायर की आवाज़, तो फायर 5 राउंड हुए नहीं गया। वो बता रहा है कि जब उसने 3 राउंड उसको मारा और उसकी बॉडी पड़ी और थोड़ा हल्ला सा हुआ, तब हम गए, तब मेजर साहब टारगेट को फायर कर रहा था, मतलब पहले मार लिया। तो उसने ये आइडिया लगाया है, उसने ये नहीं कहा कि मैंने देखा है। फिर उसके बाद 3 राउंड यहाँ मारकर मेजर साहब आगे 17 राउंड फायर कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में जो केस कलेक्टर वाले वहां खड़े थे या और टीमें थी,
वो 3 मारते ही और वो आगे फायर कर रहा था, उससे उसी समय मेजर साहब को पकड़ लेना चाहिए था। लेकिन इसमें भी मैं फिर कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे कमियां जो आ रही है मेरे सामने। फिर भी आप जो पूरी बात है उसको सुनो और आप भी तय करो, अपने अपने विचार लिखो। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद साहब बंदे जाकर मेजर, वो बंदूक तो फेंक ही चुका था, मेजर साहब को पकड़ लिया। एसएम साहब को देखा, तब तक तो अगर इतनी राउंड लगे हैं वो भी सिर में, तो वहीं वो लगभग डेड हो चुके थे। लेकिन फिर भी उनको एम्बुलेंस बुलाई और वहाँ भेजा गया। तब तक वहाँ कमांडर साहब को फ़ोन किया, कमांडर साहब भी आ चुके थे, सारे आसपास के अधिकारी, यहाँ तक कि जेओसी साहब भी वहाँ पहुँचे, जो रिकॉर्डिंग में बताया गया। फिर पुलिस को भी इन्फॉर्म किया गया है, पुलिस भी आई है। इसी दौरान जो मैंने बताया था कि वहाँ एक मेजर जो क्वार्टर मास्टर की ड्यूटी कर रही है, उन्होंने कहा कि भाई क्या हुआ कि ये जो हादसा लग रहा है ये सिस्टम की कमी लग रही है, क्योंकि ये मेजर साहब 10 नंबर था। तो इतना 10 नंबर की वो साथ में बिना किसी कारण से कोई बात हुई, मेजर साहब पर 3 राउंड फायर करके और फिर सामने 17 राउंड फायर करता है, इसका मतलब तो वो 10 नंबर बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब था। और ऐसे मेंटली डिस्टर्ब को फिर मेजर बनाना, हालांकि कुछ लोगों का ये भी अभी स्पष्ट नहीं है कि सिर्फ वो फील्ड मेजर थे और वो कैप्टन ही थे, लेकिन कैप्टन भी थे और 10 नंबर थे। इतनी मेंटली स्थिति थी कि वो 3 राउंड फायर करके सामान्य, मतलब एक दौरा सा पड़ा, 3 राउंड फायर किया और फिर सामने कर रहा है। इसी प्रकार के मेंटल स्थिति को 10 नंबर वाले को वहां भेजा किसने? तो मेजर साहब के साथ साथ जो भेजने वाले उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेजर साहब के साथ ही नहीं है, मैंने पहले भी उदाहरण दिया कि जवानों के साथ भी मेंटल है जबरदस्ती, उसको पहले मेंटल बना देंगे, फिर बोलेंगे नहीं ड्यूटी भी देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैटेगरी में लिखा जाता है एक्सक्यूज। जैसे अभी एक केस आया था मेरी, जो मैंने अभी डाला नहीं है, 15 मिनट का एक वीडियो बनाकर रखा हुआ है, उनके सीयू से भी मेरी बात हुई थी। उसमें भी बंदा कमर्शियल पेशेंट है, उसको भेजा नहीं, बोले सिविल में इलाज करा लिया, लेकिन वो जाकर एमएच में बेचारा उसका ऑपरेशन हुआ और वो करा लिया तो जबरदस्ती बोले इसको एक्सरसाइज में ऊपर चढ़ाओ। कमर के ऑपरेशन जबकि 2 महीने हुए थे, डॉक्टर ने वापिस उसको लिखा हुआ है सब कुछ एक्सक्यूज, लेकिन चढ़ा दिया, बोले नहीं मरेगा तो मरेगा, चढ़ा दो ऊपर। तो जिनकी ऐसी सोच होती है, वो उस सिस्टम में एक तरह के वो दिमाग है, उनको क्यों नहीं बाहर किया जाता? अगर समय पर मेजर साहब के बारे में इतना पता था और फिर पता होने के बाद में उनको एमिनेशन डिपो में पोस्टिंग क्यों दी गई? जबकि पूरा एमिनेशन डिपो में तो गोला बारूद का, हथियार का ही काम होता रहता है। जैसे उस न्यूज में भी दिया गया है कि पहले भी हादसे हुए हैं, पहले भी एक कोई कार्य करते हुए एक लेफ्टिनेंट कर्नल और 18 व्यक्ति उसमें मतलब इसी तरह खत्म हो चुके हैं। एक और हादसे में कुछ सिविल मजदूरों की भी जान जा चुकी है। हालांकि एमिनेशन डिपो है, गोला बारूद है, इनमें इस तरह के हादसे जैसे एक पहले भी हुआ था, एक आगे लगी थी, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन यहाँ अगर मेंटल है तो उसको ऐसी जगह पोस्टेड क्यों किया, और पोस्टेड किया तो फिर उसको फायरिंग रेंज पर क्यों लेके गए? और बाद में जो उसमें बातें आई कि सूबेदार मेजर बोले जी 4 साल के लिए आए थे, वो अगले साल पेंशन जाने वाले थे, बहुत बढ़िया थे, कभी किसी जवान को कुछ नहीं कहते थे, ना किसी अधिकारी को, और वो हैं भी, वो थापा है। और इनके नेचर हम भी देख चुके हैं लगभग, चाहे वो जवान हो चाहे जैसी हो, इनका नेचर बहुत बढ़िया होता है। किसी के साथ कभी भी ये अपना काम से काम रखते हैं, फालतू बात करते ही नहीं है। मेरे साथ भी बहुत ऐसे लोग रहे हैं। तो सूबेदार मेजर साहब का हर तरह से करेक्टर ठीक था, जवानों के प्रति भी, अधिकारियों के प्रति। फिर एक अधिकारी इस तरह का कार्य कैसे कर सकता है? तो ये वाकई एक सिस्टम की भी कमी है। फिर मैं कह रहा हूं कि इसके बाद पुलिस ने रिपोर्ट जरूर लिखी है और सेना ने उसको कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के अंदर डाल दिया है, मेजर साहब को अंडर कस्टडी ले लिया गया है। ये तो सब फालतू की बातें हैं कि पुलिस में उनको बंद कर दिया। मैं भी फिर कह रहा हूं कि पूर्णतः सामने जो चीजें आ जाएंगी, लेकिन जब तक सेना किसी को हैंड ओवर नहीं करती है, पुलिस किसी भी बंदे को नहीं लेके जा सकती, चाहे वो कोई भी क्राइम हो। अगर वो दोनों के दोनों व्यक्ति आर्मी पर्सन हो और आर्मी बाउंड्री के अंदर क्राइम हुआ हो, तो आर्मी एक्ट में उसका प्रावधान यही है कि पहले सेना जांच करेगी और फिर सेना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में तय होगा कि इसका क्या होगा, कितने साल की सजा होगी। फिर वो पुलिस के पास जाता है। उसके बाद पुलिस अपनी अलग से चार्जशीट दाखिल करके वगैरह काम कर सकती है, लेकिन वहां से हैंड ओवर के बगैर
ये कि भाई डायरेक्ट पुलिस ले जाए, ये संभव नहीं है। ठीक है, हाँ, ऐसे केसों में जैसे भी कुछ दिन पहले ये केस हिसार का सामने आया है, आप बोलोगे कि सर वहाँ कैसे उसको तुरंत पुलिस लेकर गई है, तो उस केस में पुलिस ले जा सकती है। किस केस में कि जैसे वो एक आया थी और वो हिसार कैंट में वो की घटना है, अभी कुछ दिन पिछले मार्च अप्रैल के आसपास की घटना है, जिसमें वो जाती थी और सर्वेंट क्वार्टर में जिसपे आरोप लगे एक जवान के ऊपर कि वो उनके साथ गलत किया या नहीं किया, उनकी बॉडी को दफना दिया था उसने। ऐसे उसमें पुलिस इसलिए ले जा सकती है क्योंकि वो जो क्राइम हुआ है सिविल पर्सन है, आया थी सिविल पर्सन है और करने वाला फौजी है। हालांकि वो फौज की बाउंड्री में हुआ था, लेकिन उस केस में भी सेना और सीएमपी जांच करेगी, लेकिन उसमें पुलिस अरेस्ट कर सकती है क्योंकि वहाँ पब्लिक का दबाव भी था, धरने भी दिए गए थे, और उसके साथ साथ सामने वाला, मैं फिर कहता हूँ कि वो सिविलियन था, इसलिए केस सिविल बन जाता है। लेकिन यहाँ दोनों ही आर्मी पर्सन हैं, जब तक आर्मी हैंडओवर नहीं करेगी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चलाकर, तब तक पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी, जो कानून कहता है। बाकी जो भी ग्राउंड में हुआ होगा आज या कल पूरे अखबारों में आ जाएगा। अखबार भी जब तक ओरिजिनल या जो प्रत्यक्षदर्शी नहीं बताते तब तक ये हुआ था, मैंने ऐसा सोचा था, ये फौज में कन्फर्म नहीं है। मैंने कल भी एक चीज़ें कही थी कि ऐसे विषय में अगर अधिकारी का खुद का मानसिक संतुलन खराब है या उससे ऊपर वाला भी बार बार जवानों के साथ वो कर रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये सेना की एक बहुत बड़ी कमी रही है कि जवान या जूनियर की नहीं सुनना, अधिकारी गलत भी है, सरेआम भी दिख रहा है, तब भी उसको बोलेंगे यार छोड़ दे। छोटी घटना से ही बड़ी घटनाएं घटती हैं। जैसे छोटे छोटे में एक आया लेफ्टिनेंट या कैप्टन बना, उसके बाद उसकी आदतें बढ़ गई, गालियां देना, किसी को थप्पड़ मारना, स्टिक मारना, हर एक गलती पे गलती करना, लेकिन उसको ऊपर वाले अधिकारी की भैया तो अधिकारी है, क्या फर्क पड़ता है कर दिया तो। उसमें हमारे बीच के जो ओहदेदार है वो भी अरे कोई बात नहीं, तुम आई बाप है, गाली दे दिया तो फूल है। लेकिन वो फूल धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाता है कि वो फिर इतनी बड़ी भूल कर देता है, और उसमें पिसा कौन, वही ओहदेदार पिसा है। सच्चाई निकलकर सामने आएगी, लगभग तो क्लियर हो ही चुका है। लेकिन जो वहाँ केस कलेक्टर वाले बंदे खड़े थे, सच्चाई वही बता सकते हैं। अगर उनका ईमान जिंदा होगा तो जरूर बताएंगे। और पूरी घटना सेना के उच्च अधिकारियों तक पहुंच चुकी है, पुलिस के उसमें भी है, और हम तो चाहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो। अगर मेजर साहब मेंटल थे फिर भी उनको भेजा गया तो उनके ऊपर वालों को भी इसकी सजा मिलनी चाहिए, उन लोगों को भी। तभी जाकर भविष्य में इस तरह की चीजें सेना में बंद होंगी कि कुछ नहीं होता, ये है वो है, मैंने कह दिया, जो ही बहुत से ऐसे जो कमांडिंग ऑफिसर की मैंने कह दिया जो ही कानून है, वो कानून को भी नहीं मानते। ईगो उनका इस तरह सामने आ जाता है कि उस ईगो के चलते ही इस तरह की घटनाएं होती है। बाकी आपने वीडियो देखकर अपने विचार रखे, आगे जो भी अपडेट होगा आपको मैं बता दूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कल एक महाशय लिख रहा था कि 2 मिनट की कहानी में 12 मिनट लगा दिए। उसका मैंने खोल कर देखा तो वो बस 2-4 कॉमेडी वीडियो अपने उसमें डाले हुए थे। तो ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि हम यहाँ कोई कॉमेडी करने के लिए नहीं बैठे। खबर तो न्यूज वाले भी बस छाप कर भूल गए हैं, हम उस खबर की तह तक जाते हैं, मामला क्या हुआ, आगे ऐसे हादसे ना हो उसके लिए क्या हो। हम सुधार के लिए काम करते हैं, ना कि कॉमेडी का 2 मिनट का डालकर तुम्हारे जैसे उसको देखकर। और वो उसको लोगों ने कमेंट्स भी लिखे हैं कि पक्का चमचा होगा, और वो चमचे कैसे हैं, वो वही चमचे हैं। एक बंदे ने लिखा भी कि अधिकारियों के बच्चे की टट्टी साफ करने वाले लोग जो बोलेंगे क्या फर्क पड़ता है, 2 मिनट में धो दिया तो धो दिया, अपने बच्चे के भी तो धोते हैं, अपने बूट भी तो पॉलिश करते हैं, साफ के भी कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है, अपने कपड़े भी तो धोते हैं, साफ के भी धो देंगे, क्या फर्क पड़ता है, 2 मिनट तो लगती है। तो वो ये 2 मिनट वाले वो लोग हैं। बाकी तो ज़्यादातर कमेंट्स सुधार के लिए ही थे। हम चाहते हैं कि सेना मजबूत हो, ऐसे गलत लोग एक्सपोज हों, इसी उस पर आप कमेंट्स करें। और ये जो 2 मिनट वाले हैं, इनको 2 मिनट में, क्योंकि इनको जवान वहाँ सर्दी गर्मी उसमें मर रहा है, और ये 2 मिनट वाले दिल्ली देहरादून में बैठ के आराम से सिर्फ कपड़े धो रहे हैं, उन बच्चों की पोटी